और आज बात शाह की चाणक्य नीति की, क्योंकि यूपी फतह के लिए अमित शाह ने काशी में डेरा डाल दिया है और भाजपा के सिपाहियों को जीत का मंत्र देते हुए पूरे चुनाव की रूपरेखा तैयार कर चुनावी बिगुल बजा दिया है। शाह का ये दौरा ना सिर्फ इसलिए भी खास है क्योंकि अब यूपी चुनाव में सिर्फ 3 महीने का वक्त बचा है। यही वजह है कि भाजपा ही नहीं, विपक्ष की नजर भी शाह पर टिकी हुई है। चढ़ा यूपी का सियासी पारा, शाह ने काशी में डेरा डाला। यूपी फतेह की तैयारी, शाह की रणनीति किस पर भारी? भाजपा के चाणक्य ने बजाया यूपी का चुनावी बिगुल। यूपी में फिर से भाजपा की जीत का परचम लहराने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भाजपा के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह ने काशी में डेरा डाल दिया है। शाह की नजर काशी से यूपी चुनाव की पूरी दिशा बदलने की है। शाह का काशी दौरा कितना खास है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब शाम 4:30 बजे शाह काशी पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। शाह यूपी की सियासी नब्ज को समझने के लिए आए थे तो बिना वक्त गवाए अपना काम यानी रणनीति बनाने में जुट गए। शाम 5:30 बजे शाह की पाठशाला शुरू हुई, जिसमें 403 विधानसभाओं के प्रभारी और 99 जिला प्रभारी, यूपी भाजपा के 99 जिला अध्यक्ष, 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष, 6 क्षेत्रीय संगठन मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत उनके संगठन के सभी प्रदेश उपाध्यक्ष, दोनों उप मुख्यमंत्री, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक शाह ने चुनाव जीतने की पूरी रणनीति भाजपा के सिपाहियों को समझा दी है, क्योंकि नॉन स्टॉप चली शाह की पाठशाला में टिकटों के बंटवारे, चुनाव जीतने की रणनीति, सदस्यता अभियान की तेजी, 2017 में हारी सीट जीतने, एंटी इनकम्बेंसी पर चिंतन, जिताऊ सीटों को चिन्हित करने के साथ साथ कमजोर सीटों को मजबूत करने पर चर्चा हुई है। राजनीति के जानकारों की माने तो अमित शाह का काशी आना भाजपा के चुनावी शंखनाद का ऐलान है, क्योंकि इस बार भाजपा काशी मॉडल को विकास का मॉडल बनाकर यूपी फतेह की तैयारी में है और अमित शाह यूपी की सियासी नब्ज को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि शाह के नेतृत्व तले ही 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 71 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी और दिल्ली का रास्ता तय किया था। ये शाह की रणनीति ही थी कि 2017 में भाजपा का 15 साल का वनवास खत्म हुआ। यह अमित शाह की गोलबंदी का ही नतीजा था कि सपा और बसपा के गठबंधन के बाद भी 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा यूपी में 62 सीटें जीतने में कामयाब रही। यही वजह है कि शाह की एक चाल पर सिर्फ भाजपा ही नहीं, भाजपा के विरोधियों की भी नजर टिकी हुई है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा। और अब बात भाजपा का जोश हाई, साइकिल ने रेस लगाई, क्योंकि जहां शाह भाजपा की रणनीति बना रहे हैं तो वहीं अखिलेश हर दिन कुछ नया दांव चलकर माहौल बना रहे हैं। शाह के काशी दौरे को लेकर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोला है। हर हर महादेव। किसानों का इस बार इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा, कोई रोक नहीं सकता। यादव जिंदाबाद। भ्रष्टाचार की साइकिल, ये भ्रष्टाचार की साइकिल 24 घंटे अलग से चलती रहती थी। ये सपा बसपा का खेल चलता रहा और उसमें उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर कि राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। क्या ये कार्य कांग्रेस कर पाती? क्या ये कार्य समाजवादी पार्टी, क्या ये कार्य बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? सज गया चुनावी मंच, भाजपा पर अखिलेश का तंज। जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी शाह की यूपी दौड़, साइकिल ने बदला अपना गियर। भारत माता की। यूपी की सबसे बड़ी जंग, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने भरा रंग। आप सफाई का
प्रणाम करीत है। 22 की सबसे बड़ी बिसात, अब की बार किसकी सरकार? उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों की दौड़ भाग और एक दूसरे पर हो रहे हमले बता रहे हैं कि यूपी में सियासी बिसात बीत चुकी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की यूपी दौड़ पर तंज कसकर यूपी की सबसे बड़ी जंग का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश में अपनी हार सामने देखकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में खलबली मच गई, इसीलिए हर हफ्ते कोई न कोई दौड़ा चला आ रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार का डर जितना बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश में भाजपा नेताओं के दौरे भी बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता लखीमपुर की जीत में भाजपा का पराजय जुलूस निकालेगी। अखिलेश यादव ने यह हमला ऐसे वक्त में किया है जब गृह मंत्री अमित शाह काशी में मंथन कर यूपी चुनाव की दिशा तय कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के कई दौरे यूपी के इसी महीने से शुरू होने वाले हैं। दरअसल यूपी में इस बार की लड़ाई सपा और भाजपा के बीच है और अखिलेश इसे अपने बनाम योगी की जंग बनाने में लग गए हैं। मतलब वो मोदी या शाह से सीधे टकराने की बजाय योगी से अपनी लड़ाई दिखाने पर जोर दे रहे हैं और उनका ये ट्वीट कहीं ना कहीं यही दिखाता है। जानकारों की माने तो अखिलेश यादव एक विशेष रणनीति के तहत चुनाव लड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब भी भाजपा कुछ बड़ा करती है तो वो कुछ न कुछ नया कर देते हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का जो सरकार है उसको बदलने के लिए जनता ने अपना फैसला ले लिया है। इस बार किसानों ने, गरीबों ने तय किया है कि इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। जो 22 अगली साल होने वाली है, किसानों का इस बार इंकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। लेकिन सवाल बड़ा है कि अखिलेश मोदी और शाह की जोड़ी से कैसे टक्कर लेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ अमित शाह काशी आए हैं। तब क्या होगा जब पीएम मोदी यूपी आएंगे, क्योंकि पीएम मोदी के यूपी दौरे की पूरी लिस्ट तैयार हो चुकी है। 16 नवंबर को पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिसकी तैयारियों का जायजा खुद सीएम योगी ले रहे हैं। लेकिन अखिलेश इस एक्सप्रेसवे पर भी निशाना साधते नजर आ रहे हैं। ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये देश की सबसे अच्छी सड़क होती। इस तरीके से समाजवादी सरकार सड़क बना रही थी तो आपके इस सड़क का डिवाइडर चौड़ा होता, 12 मीटर होता। लेकिन बाबा जी ने कभी सड़क तो बनाई नहीं, हाथ में कुछ और थामा, जिसके कारण 12 मीटर का डिवाइडर छोटा हो गया। पता नहीं क्या किया उन्होंने कि 12 मीटर का छोटा कर दिया डिवाइडर। 19 नवंबर को पीएम मोदी झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती के मौके पर 3 दिन के कार्यक्रम जलसा की शुरुआत करेंगे और कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। 25 नवंबर को ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनने वाले इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास भी पाइपलाइन में। 13 दिसंबर को श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का भी उद्घाटन करेंगे। यूपी में आचार संहिता लागू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने यूपी दौरे में करीब 1 लाख करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, जबकि इसके पहले पीएम मोदी ने 20 अक्टूबर को कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन भी किया था। 25 अक्टूबर को ही काशी में 5200 करोड़ की 28 परियोजनाओं का शुभारंभ किया था। मतलब चुनाव में माहौल कैसे बनाना है, भाजपा के पास इसकी पूरी रूपरेखा तैयार है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या अखिलेश के पास इसकी काट या कोई प्रोग्राम तैयार है, क्योंकि अब तक अखिलेश अपने गठबंधन और सेंधमारी से सबको चौंकाते रहे। मुख्यमंत्री जी अपना कोई काम तो बताएं। 4.5 साल हो गया है, कम से कम जो काम उन्होंने खुद किया हो, खुद शिलान्यास किया हो और उसको जनता के लिए डिलीवर किया हो, तो वो अपना काम तो बताएं कोई। लेकिन अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। चुनाव में सिर्फ 3 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में भाजपा की तैयारी के बीच सबकी निगाहें अखिलेश यादव की रणनीति पर टिकी हुई हैं कि आखिर यूपी की बिसात पर वो कौन सी चाल चलते हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
और अब बात कांग्रेस के सेल्फ गोल की, जिसने यूपी में प्रियंका की मुश्किलें बढ़ा दी, क्योंकि अभी सलमान खुर्शीद का हिंदुत्व की आतंकी संगठन से तुलना वाला चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ था कि अब राशिद अल्वी ने राम भक्तों पर बोलकर नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है, क्योंकि बैक टू बैक 2 सेल्फ गोल के बाद भाजपा हमलावर हो गई है। आजकल कुछ लोग देश के लोगों को जय श्री राम का नारा लगा के गुमराह भी करते। ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। सलमान खुर्शीद के बाद राशिद अल्वी के बयान पर मचा बवाल। मुनि नहीं, ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। पहले हिंदुत्व, अब राम भक्तों पर निशाना। 2 सेल्फ गोल ने प्रियंका को मुश्किल में डाला। क्या राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद जैसे नेता नहीं चाहते कि यूपी में कांग्रेस के अच्छे दिन आए? क्या वो नहीं चाहते कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो यूपी में मेहनत कर रही हैं, वो रंग लाए? क्योंकि अभी सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकवादी संगठनों से किए जाने को लेकर विवाद थमा भी नहीं था कि अब राशिद अल्वी ने जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना राक्षसों से कर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। आजकल कुछ लोग देश के लोगों को जय श्री राम का नारा लगा के गुमराह भी करते हैं। और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है, मुनि नहीं, ये निश्चर घोरा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। राशिद अल्वी ने यह बयान संभल में चल रहे कल की महोत्सव में भाजपा पर तंज कसते हुए दिया, लेकिन अब इसे लेकर सियासत गर्म हो गई। भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। राजनीतिक क्षेत्र में काम करना अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में काम करते करते आप देश के दलितों को, पिछड़ों को, बैकवर्डों को, शोषितों को, वंचितों को और समाज के सभी वर्गों का अपमान करिए, ठीक नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि राम का नाम लेने वाले देशद्रोही हो सकते हैं, राक्षस हो सकते हैं? सलमान खुर्शीद का और राशिद अल्वी साहब का जो बयान है, ये इनका डीएनए जो है औरंगजेबी है, महमूद गजनवी का है, और इस देश की जो पवित्र मिट्टी की जो सुगंध है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। कई भाजपा नेताओं ने राशिद अल्वी के बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, क्योंकि 2 दिन में कांग्रेस की तरफ से भड़काने वाले बयान सामने आए हैं। पहला सलमान खुर्शीद की तरफ से और दूसरा राशिद अल्वी की ओर से। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने जहां अपनी किताब में हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम से की, वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद राशिद अल्वी ने कल ये बयान दे दिया है कि जो जय श्री राम नारे का नारा लगाते हैं, जय श्री राम का नाम का नारा लगाने वाले लोग निशाचर हैं। अब इसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। जाहिर तौर से बात है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले इस तरीके के बयान को बीजेपी किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती है। अब मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस इससे कैसे डील करेगी, क्योंकि एक तरफ प्रियंका मंदिर मंदिर जाकर पुरानी छवि को तोड़ रहे हैं, तो वहीं राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद जैसे नेता सेल्फ गोल करके चुनावी रण में उतरने से पहले कांग्रेस का खेल खराब कर रहे हैं। क्योंकि कई बार कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस को मजबूत होना है तो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करनी होगी, लेकिन अगर उसके नेता हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से करेंगे और जिस राम मंदिर को लेकर भाजपा ने दिल्ली से लेकर यूपी तक परचम लहराया, उसे लेकर गलत बयानबाजी करेंगे, तो फिर आगे यूपी में कांग्रेस के लिए राह मुश्किल साबित हो सकती है। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 3 महीने बाद यूपी में चुनाव है, लेकिन अगर आज चुनाव हुए तो किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने सर्वे किया है। इस सर्वे में यूपी की सभी 403 विधानसभा के 86,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया है। ये सर्वे नवंबर के पहले हफ्ते में किया गया है। लेकिन यूपी में सरकार किसकी बन रही है और कौन है मुख्यमंत्री का सबसे पसंदीदा चेहरा, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। यूपी का मूड बताने वाला सबसे बड़ा सर्वे। यूपी में अभी चुनाव हुए
तो किसकी बनेगी सरकार? यूपी की सबसे बड़ी बाजी, जनता किस पर है राजी? चुनाव यूपी का है, लेकिन दिल पूरे देश का धड़क रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि इस बार यूपी में क्या होगा, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में यूपी में चुनाव और जैसे जैसे वक्त बीत रहा, यूपी का सियासी मिजाज भी बदलता जा रहा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आज यूपी में चुनाव हुए तो सूबे में किसकी सरकार बनेगी? यही समझने के लिए चुनाव से पहले एबीपी नेटवर्क और सी वोटर ने यूपी की जनता के मूड को समझा, जिसमें 86,000 लोगों ने हिस्सा लिया। ये सर्वे नवंबर के पहले हफ्ते में किया गया, जिसमें जनता से पहला सवाल यूपी सरकार के कामकाज को लेकर पूछा गया, क्योंकि इस बार किसकी सरकार बनेगी इसका फैसला सरकार के काम पर ही होगा। जिसमें 45% लोग यूपी सरकार के काम से बहुत संतुष्ट दिखाई दिए, 22% लोग संतुष्ट नजर आए, 30% लोगों ने कहा कि वो संतुष्ट नहीं, जबकि 3% लोगों ने कहा कि वो इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। सरकार के कामकाज के बाद अगला सवाल सूबे के मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर था, क्योंकि किसी भी चुनाव में चेहरा सबसे अहम होता है। हमारे सर्वे में जनता ने मुख्यमंत्री के चेहरे की पसंद के तौर पर 41% लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पहली पसंद बताया, 32% लोगों ने अखिलेश यादव को पहली पसंद बताया, जबकि मायावती को 16% लोग अपनी पहली पसंद बता रहे। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को भी 5% लोग अपनी पहली पसंद मानते हैं, जबकि जयंत चौधरी को भी 2% लोग अपनी पहली पसंद मान रहे, जबकि 4% लोग किसी अन्य चेहरे को अपनी पहली पसंद बता रहे। मतलब यूपी की जनता की पहली पसंद योगी आदित्यनाथ ही है। लेकिन क्या योगी का चेहरा इस बार भी यूपी में भाजपा के लिए जीत की गारंटी होगा? क्योंकि इस बार सबसे बड़ा सवाल यही है। मतलब आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी और किसकी सरकार बनेगी? एबीपी नेटवर्क और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हुए तो यूपी में भाजपा को 213 से 221 सीटें मिलती दिखाई दे रही, सपा को 152 से 160 सीटें मिल सकती हैं, बसपा को 16 से 20 सीटें मिलती दिखाई दे रही, जबकि कांग्रेस को 6 से 10 सीटें मिलती नजर आ रही। वहीं अन्य को भी 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। मतलब भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनती अभी भी नजर आ रही। लेकिन इस सर्वे की 2017 के चुनावी नतीजों से तुलना की जाए तो 2017 में भाजपा को 325 सीटें मिली थी, जबकि आज भाजपा के खाते में 213 से 221 सीटें जाती दिख रही हैं। सपा को 2017 में 48 सीटें मिली थी, जबकि आज 152 से 160 सीटें मिलती दिख रही हैं। 2017 में बसपा को 19 सीटें मिली थी, जबकि इस बार 16 से 20 सीटों पर बसपा जीतती दिख रही है। जबकि कांग्रेस को 2017 में 7 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को इस बार 6 से 10 सीटें मिलती दिखाई दे रही। 2017 में अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी, वहीं अन्य भी इस बार 2 से 6 सीटें जीतते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा की सीटें जहां कम हो रही, वहीं सपा की सीटें बढ़ती नजर आ रही। वहीं वोट प्रतिशत की बात करें तो भाजपा को यूपी में 40.7% वोट मिलते दिखाई दे रहा है, सपा को 31.1% वोट मिलते दिखाई दे रहा है, बसपा के खाते में 15.1% वोट आते दिखाई दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 8.9% वोट मिलते दिखाई दे रहा है। वहीं अन्य के खाते में भी 4.2% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। अब इस वोट प्रतिशत की 2017 चुनाव के वोट प्रतिशत से तुलना कर तो क्या अंतर आता है, आपको ये भी समझाते हैं। भाजपा को 2017 में 41.4% वोट मिले थे, जबकि आज उसके खाते में 40.7% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। सपा को 2017 में 23.6% वोट मिले थे, जबकि आज सपा के खाते में 31.1% वोट जाते दिखाई दे रहे हैं। बसपा को 2017 में 22.2% वोट मिले थे, जबकि बसपा का वोट प्रतिशत आज घटकर 15.1 दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को 2017 में 6.3% वोट मिले थे, लेकिन आज उसका वोट प्रतिशत बढ़कर 8.9% दिखाई दे रहा है। अन्य को 2017 में 6.5% वोट मिले थे, जबकि इस बार अन्य को 4.2% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। मतलब वोट प्रतिशत में भाजपा कम हो रही, लेकिन जितना वोट प्रतिशत भाजपा को आज भी मिलता दिखाई दे रहा है, वो बहुमत के जादुई आंकड़े के लिए काफी है। कुल मिलाकर एबीपी नेटवर्क और सी वोटर के सर्वे में यूपी में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।